हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा की बॉर्न एंड ब्लड सीरीज का चौथा इशू, भूखा डोगा। जब दर बदर हो जाता है कोई तो तब उसे एहसास होता है कि वो अनाथ है। मुझे अपने माता पिता का तो बचपन से ही नहीं मालूम था, लेकिन अनाथ का जीवन फिर भी कभी नहीं गुजरा था मेरा। चाहे कैसा भी था, हल्कान के अड्डे पर एक परिवार का, एक घर का एहसास तो हो रहा था। आज न छत थी मेरे सिर पर, न किसी दीवार का सहारा था मुझे। आज मुझे लग रहा था कि मैं अनाथ हूँ। उसके बाद भी इन कुत्ता साथियों का साथ मुझे चलने की प्रेरणा दे रहा था। भूखा था मैं, घायल था, कमज़ोर था। कुछ कदम चला, लेकिन फिर कदमों कदमों में भी अनाथ हो गया। गिर पड़ा मैं। मेरे असहाय से साथी मेरी तरफ बढ़े, हर संभव मदद को तैयार थे वे बेजुबान। लेकिन मेरी जान की दुश्मन तो उस वक्त बनी हुई थी मेरी भूख, जो मेरे अंदर की जिंदगी को चूसे जा रही थी। शायद साईं के रूप में नजर आता वो यमदूत था कोई। यमदूत ने मुझे उठाया, किंतु न जाने क्यों मेरे कुत्ता मित्रों ने नहीं रोका उसे। क्या उसने मेरा शरीर उठाया था या मेरी आत्मा को? कुत्ते तो जान लेते हैं, पहचान लेते हैं मौत को, तो फिर वो क्यों नहीं भौंकी? शायद इसलिए क्योंकि वो पहचान गए थे वो यमदूत नहीं, देवदूत था। अपने घर ले आया था वो मुझे। उस देवात्मा वृद्ध ने बड़े प्रेम के साथ मुझे भोजन कराया, साथ ही मेरा कुत्ता मित्रों को ब्रेड और दूध परोसा। उसने मेरे जख्मों पर मलहम लगाई और मुझे सुला दिया। लंबी थकान, घायल शरीर की टीसें और भूखे शरीर को अब स्वर्ग सा आनंद मिल रहा था। मेरे कुत्ता मित्र भी थक चुके थे। शायद वो भी नींद के आगोश में चले गए। मेरी नींद खुली जब मेरे चारों तरफ घुप अंधेरा था। मेरा शरीर चारपाई पर नहीं, कठोर जमीन पर था। हाथ और पैर मानो किसी चीज से जकड़े हुए थे। मुझे तो लगा कि जागकर भी शायद मैं सपनों में ही हूं। अभी सपना भी उस रोशनी ने तोड़ दिया। सामने यमदूत बना खड़ा था वो देवदूत। मेरे कुत्ता मित्रों को भी उसके बारे में गलत फहमी हुई थी शायद, लेकिन वो थे कहाँ। लेकिन शरीर पर पड़ी उसकी बैसाखी की मार ने सारी सोचें छीन ली। घायल शरीर चोट की पीड़ा में तड़प उठा। होश में आ गया। पिल्लों का सरदार, तुझे अभी असली होश में लाएगी बैसाखी दादा की बैसाखी साता। पिटते पिटते एक पल वो भी आया जब मेरे मुंह से चीख है तो क्या, कराहें तक निकलना बंद हो गई। शांत हो गया मैं, या बेहोश। भावनाओं का वह लुटेरा मासूम बच्चों से भीख मंगवाने वाला दरिंदा निकला। उसने मेरे बेहोश जिस्म को एक मंदिर के बाहर चादर पर डाल दिया था और पास ही रख दिया था एक भीख का कटोरा, जिसमें छन 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 आते जाते रहम दिल लोग भीख डालते जा रहे थे। मेरी आंखें शायद उनके रहम से ही खुल गई थीं। उफ, मुझे भिखारी बना दिया था दरिंदे ने। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। किसी की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता तो वो बदले में सिक्का उछाल देता था। उफ, क्या करूं मैं। मेरे कुत्ते दोस्त कहाँ गए? अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे कुछ दूरी पर खड़ा दिखाई दिया वो दरिंदा बैसाखी दादा। मुझ पर ही नजर रख रहा था कमबख्त। तभी किसी ने मेरे कटोरे में दो रोटियां डाल दी। न जाने कब का भूखा था मैं। मेरे हाथ उन रोटियों की तरफ बढ़े। उन रोटियों को देखकर मेरी भूख और भड़क गई थी। तब मुझे अपने तरफ सुनाई पड़ी वे कुर्राहटें। मेरे हाथ वहीं थम गए। बेहद गुस्से में थे वे सभी, मानो कह रहे हो कि खबरदार, इन्हें हाथ भी ना लगाना, इन्हें खाकर तू भिखारी बन जाएगा। और मेरे अंदर का स्वाभिमान जाग उठा, उसी के साथ जागी बगावत की हिम्मत भी। मैंने वो भीख का कटोरा दूर उछाल फेंका। बैसाखी दादा की खिलाफत कर दी गई थी, जो उसे कबूल नहीं होनी थी। अपनी बैसाखी लहराता वो मेरी तरफ भाग आया। मेरे दिल में एक नफरत का तूफान मचला। न जाने कहाँ से मुझ में बला सी ताकत ने जन्म लिया। मैं टूट पड़ा बैसाखी दादा पर। उसके बाद मैं और मेरे साथियों ने उसकी दुर्गति बना दी। आज के बाद बैसाखी दादा फिर किसी मासूम को नहीं छलेगा। आज मेरी भूख ने मुझे भिखारी बना ही डाला था, लेकिन मेरे कुत्ता मित्रों ने मुझे भिखारी न बनने दिया। लेकिन मैं अभी भूखा था। संजय गुप्ता की पेशकश, भूखा डोगा पार्ट 2। आज भी डोगा की भूख खत्म नहीं हुई थी, मगर अब उसकी भूख सूखी ब्रेड से खत्म होने वाली नहीं थी। खाना बदल गया था। समाज में फैली दरिंदगी और हैवानियत को भरपेट खाना चाहता था डोगा। जहां हैवानियत देखी वहां भूख भड़क उठी और हो गया भूखा डोगा। डोगा, डोगा। आज डोगा तुम्हें जुर्म के अंधेरों से बाहर निकाल लेगा। नहीं आने देगा तुम्हारे नन्हे हाथों में भीख के कटोरे और आंखों में आंसू। तुम्हारी हर सुबह आकाश में खिली सुहानी धूप की तरह खुशनुमा होगी। रात भी आई तो मधुर चांदनी की बहारें साथ लाएगी। डोगा, भिखारी गैंग का लीडर लंगड़ा काफी खतरनाक व क्रूर आदमी है। वो इसे चोरी के लिए मजबूर कर रहा है। उसने इसे डंडे से पीटा, भूखा रखा,
हमें भी मारा, हमारे हाथों में कटोरे थमा दिए भीख मांगने के लिए। लंगड़ा धमकी देकर गया है कि कल इसकी टांग काट देगा। उसके पास हाथ पैर तोड़ने की पूरी वर्कशॉप है डोगा। भीख मांगना अपराध ना होता तो कल मुंबई के हर चौराहे पर भिखारी गैंग का हर आदमी भीख मांगता दिखाई पड़ता। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाया हूँ, तुम लोग आराम से बैठकर रोटी खाओ। लेकिन डोगा, तुम भी हमारे साथ रोटी खाओ ना। दरिंदगी की भूख लेकर निकला है, आज भूखा है डोगा, दरिंदगी खाएगा। और हाँ, डरना नहीं, डरोगे तो चूहे भी तुम्हें डरा देंगे, वरना शेर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भिखारी गैंग के कलेक्शन का टाइम था। चलो रे, जल्दी करो, आज की कमाई उस्ताद के सामने डालो। डालता हूँ खटिया भाई। कितना है? 215 रुपये लंगड़ा उस्ताद। शाबाश शाबाश, तू बड़े काम का है। 10 रुपये तू रख ले चाय पानी के। अबे ओ पावभाजी, पैसे डालने से पहले हिसाब क्या तेरा पापा कर देगा मुझे? 25 रुपये हैं लंगड़ा उस्ताद। सिर्फ 25 रुपये? हरामखोर, मुझे भीख दे रहा है क्या? ताक आ कटिया, इस पर लोगों को रहम नहीं आ रहा। इसका एक पैर तोड़कर डाल, ताकि कल से लोगों को इस पर रहम आने लगे और लोग इसे ज़्यादा भीख देने लगें। कटिया एकाएक कसाई नजर आने लगा। इसकी टांग बोन ब्रेकर नाम के इस औजार में फंसा देता हूँ, फिर ऊपर से पड़ी घन की एक चोट ही काफ़ी होगी इसकी हड्डी तोड़ने के लिए। चुम आ नहीं, एक चोट काफ़ी नहीं होगी कटिया। तुम लोगों की सैकड़ों हड्डियां तोड़ने के लिए डोगा की एक गोली की एक एक चोट भी ना काफ़ी होगी। चुम। अब डोगा कसाई नजर आने लगा। इतनी हड्डियां तोड़ दूंगा कि मुंबई तो क्या, दुनिया का कोई भी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट तुम्हारी हड्डियों को दोबारा नहीं जोड़ पाएगा। डोगा ने लंगड़ा उस्ताद को बोन ब्रेकर पर जकड़ दिया। तूने बहुतों के हाथ पैर तोड़े, दर्द नहीं हुआ। आज तेरी हर चीख पर डोगा तुझे और ज्यादा तोड़ेगा। घन की एक चोट ने लंगड़ा उस्ताद के घुटने की हड्डी को चूरा बना दिया था। भैंसे सी रंबा थी लंगड़े की चीखों पर डोगा ने कोई ध्यान नहीं दिया था। डोगा ये फिंगर कटर है, इसने मेरी उंगलियां इसी से काटी थी। बच्चों पर हुई निशंसता सुनकर जख्मी हो रहा था डोगा का कलेजा। जख्मी डोगा जख्म देने के लिए पागल नजर आने लगा। तो आज इसकी उंगलियां कटते देखो। कच। डोगा, इसमें तेजाब है, इसने मेरे पेट पर डालकर 2 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि घाव सड़ा गला देखकर लोग मुझ पर रहम खाएं और ज्यादा भीख दें। बहुत तड़पा था तब मैं। जख्म और बढ़ गए थे, शरीर जख्मों से छल नहीं हो रहा था। दरिंदगी और बढ़ गई थी डोगा में। पेट को 2 रोटी चाहिए होती है, जो थोड़ी सी मेहनत करने से आराम से मिल जाती है। रोटी सबसे बड़ा खजाना होती है लंगड़े उस्ताद, और तू हराम के खजाने के पीछे पड़ा रहा। तुझे तो मैं भीख मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। इस बार नहीं चीखा था वो। लंगड़ा उस्ताद कब कब बेहोश हो चुका था। डरो नहीं, डर सबसे बड़ी कमजोरी है। अब तुम लोग पुलिस के पास जाओगे, वो तुम्हें संरक्षण देगी, और अगर तुम्हारे घर हैं तो तुम्हें घर पहुंचाएगी। इनमें से कोई भी बच्चा गोरी गांव से गायब नहीं हुआ है, शायद अनाथ और लावारिस हैं ये। डोगा वापस उन चारों के पास पहुंचा। तुम चारों गोरी गांव से मिसिंग हो। मैंने पुलिस प्रोफाइल में तुम्हारे चित्र नेट पर देखे हैं, तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। लोग शिकायत करते हैं कि डोगा सिर्फ अमीरों के बच्चे ढूंढता है। डोगा के वहां से निकलते ही इंस्पेक्टर सूर्य वहां पहुंच गया। इनमें हमारी ऋषि नहीं है इंस्पेक्टर साहब, डोगा यहाँ पर आया था, उसी ने भिखारी गैंग का यह हाल किया है। डोगा 4 बच्चों को अपने साथ ले गया। वो गोरे गांव का नाम ले रहा था। क्या उनमें ये बच्चा भी था? हाँ, ये ऋषि है। भिखारी गैंग का लंगड़ा उस्ताद उसे चोरी के लिए मजबूर कर रहा था। कल उसकी टांग तोड़ने वाला था वो। डोगा ने उसकी टांग तोड़ डाली। काश डोगा हर ऐसे राक्षस की टांगें तोड़ डाले। हमारा ऋषि मिल गया। डोगा उसे गोरे ही ले गया है। इस केस में सबसे हैरानी की बात है साइको द्वारा ऋषि की शर्ट को स्पर्श करके उसका सही पता बताने की। यह विज्ञान है, कोई चमत्कार है या फिर मात्र संयोग? डोगा गोरे ही गांव में था, और इसमें ना कोई चमत्कार था न संयोग। जैसे इन्हें ढूंढ लाया हूं, वैसे बाकी गायब बच्चों को भी ढूंढ लाऊंगा। प्रण किया है तब तक पल के नहीं झपकूंगा। उन माँ बाप की आंखों में निकले वो आंसू पराए नहीं, मेरे अपने हैं। उनका दुख सिर्फ उनका नहीं, मेरा अपना है। इस इंसान डोगा के सीने में फरिश्ते का दिल है। गोरे गांव से रहस्यमय तरीके से गायब होते बच्चों की तलाश में निकल पड़ा डोगा। उसे गटर में चूहों द्वारा कुतरा जा रहा दिखा एक बच्चा। कहीं फिर कोई सूरज तो जख्मी नहीं हो रहा। डोगा की आंखों में था अपना काला अतीत, उसका अपना बचपन। डोगा ने रोशन को उसके घर पहुंचाया तो गरीबों की बेबसी उनकी आंखों से छलक पड़ी। डोगा भी अमीरों का है, उनके बच्चों को ढूंढ लाया। हम गरीबों के बच्चों को तो कोई नहीं ढूंढता। उस उनके जहन से कैसे मिटाता डोगा अमीर गरीब का ये फर्क? वो तो उनके ही बच्चों को ढूंढने निकला था।
गायब 30 बच्चों का पता लगाने तक डोगा नींद की एक पलक भी नहीं झपकेगा। डोगा से आ टकराया हाफता भागता एक और बच्चा जो बेहद डरा हुआ था। हाथ में खतरनाक चाकू लिए कोई इस बच्चे का पीछा कर रहा है। डोगा ने बच्चे को कुत्ता फौज की निगरानी में छोड़ा। डोगा जा टकराया कोठी नंबर 13 के मालिक आर के ठक्कर से। तुम्हारे नौकर ने आत्महत्या कर ली क्योंकि बच्चों को गायब करने में इसका और तुम्हारा हाथ है। नहीं, मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ। वहां पहुंची पुलिस को नौकर की लाश तो मिली मगर ठक्कर गायब था। यह जानकर सूरज को हैरानी हुई। शायद वो डर गया होगा। सूरज वापस डोगल लिसिस में चला गया। जिसके सर पर टूटी हो मुसीबत वो कुछ भी करता है। खोए बच्चे की इस शर्ट से मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा बच्चा अंधेरी ईस्ट में है। पुलिस को साथ ले जाना मत भूलना। इतना कथानक आपने पढ़ा निकल पड़ा डोगा में। मगर पुलिस से पहले डोगा कैसे आ पहुंचा भिखारी गैंग तक जानने के लिए पढ़िए प्रस्तुत कॉमिक। सूरज चीता के साथ डोगा लेजर विंग में मौजूद था। डोगा को वहां बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। डोगा ने डरे हुए बच्चों को उसके माँ बाप की सुपुर्द किया। मुझे भिखारी गैंग के पास 4 बच्चे मिल गए हैं। चीता, तुमने एकदम सही अनुमान लगाया। ये कैसे किया तुमने? गायब 30 बच्चों की लिस्ट का विश्लेषण हमारे बहुत काम आया सूरज। ये सभी बच्चे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के थे। इनमें से किसी को भी फिरौती की कॉल नहीं आई थी। फिर मैंने उन संभावनाओं को खोजा जिसके तहत बच्चों का अपहरण किया जा सकता था, जैसे फिरौती, पारिवारिक रंजिश, बदले की भावना, बंधुआ मजदूरी, अंग व्यापार, भिखारी गैंग, प्रेम, प्यार, मोहब्बत और प्यूरियंट प्रवृत्ति के लोगों द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे घिनौने अपराध या कोई अन्य साइकिक कारण। इन बच्चों में फिरौती का कोई केस नहीं था। तुमने डोगा के रूप में सभी गायब बच्चों के पेरेंट्स से बात की थी। इनमें से पारिवारिक रंजिश या बदले की भावना का भी कोई केस नहीं था। बंधुआ मजदूरी के लिए निपट, गंवार व अनपढ़ माँ बापों के अनपढ़ बच्चे ही उठाए जाते हैं या कुछ मामलों में गरीब माँ बापों के सीधे बच्चों की खरीद फरोख्त होती है। गायब 2 बच्चों की उम्र 14 और 15 वर्ष है। इनमें एक लड़की है और एक लड़का। इन दोनों को हम प्रेम के दृष्टिकोण से भी देख रहे थे। अब इस प्रेम कोण सहित हमारे सामने 5 संभावनाएं बची थी और हमें अपना ध्यान उन्हीं संभावनाओं पर केंद्रित करना था। इनमें से प्रबल संभावना भिखारी गैंग द्वारा बच्चों को उड़ाने की थी, क्योंकि इनमें से 4 बच्चों के आसपास एक लंगड़ा आदमी भी देखा गया था। वो लंगड़ा आदमी और कोई नहीं, भिखारी गैंग का लीडर लंगड़ा उस्ताद था। इन आंकड़ों की मदद से हमने 4 बच्चे ढूंढकर उनके माँ बाप के सुपुर्द कर दिए। गायब बच्चों के अंग व्यापार की संभावना को भी डॉक्टर इदरीस को टटोलने के बाद हमें नज़रअंदाज करना होगा और भिखारी गैंग समाप्त हो चुका है। अब बची 3 संभावनाएं। हमें अपना सारा ध्यान इन्हीं 3 संभावनाओं पर केंद्रित करना होगा। सूरज, ये डराने वाला विश्लेषण है, क्योंकि इनमें से 2 कारण इतने खतरनाक हैं कि अपराधी अपराध के बाद बच्चों की हत्या कर सकता है। अगर हत्यारा राघवानी था तो 26 बच्चों के जिंदा मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि वो लगभग 7-8 वर्षीय उस बच्चे हर्ष को भी मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। सूरज आंखें फाड़े चीता को देख रहा था। और ऐसा डोगा का कहना है। सूरज, क्या मैं जान सकता हूँ कि सिर्फ एक ही बच्चे की जान का दुश्मन बना पाकर राघवन को डोगा ने बाकी बच्चों का अपहरणकर्ता क्यों समझ लिया? क्योंकि हर्ष उन्हीं 26 बच्चों की उम्र, व्यवहार व कैटेगरी का बच्चा था चीता। और अगर वो बाकी बच्चों का अपहरणकर्ता नहीं था तो उसे आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। तुम 3 रातों से सोए नहीं हो। अभी कई और रातें जागना पड़ सकता है चीता, क्योंकि अभी मेरी तलाश पूरी नहीं हुई है। 26 बच्चे अभी भी नहीं मिले हैं। अब डोगा अपनी तलाश उसी बच्चे हर्ष से आगे बढ़ाएगा जो उस वक्त बेहद डरा हुआ था। मुझे राघवन की एक तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी चीता। डोगा हर्ष के सामने था। ये तो मैं कुछ नहीं बता पाएगा डोगा। इंस्पेक्टर सूर्य भी इसको राघवन की तस्वीर दिखाकर पूछताछ कर रहा था उसके बारे में, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। ये अब तक डरा हुआ है। देखो कैसे कोने में दुबका बैठा है। इसको वहां से बाहर लाने की हमारी सारी कोशिशें विफल हो गई। इसको ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करो तो पागलों की तरह चीखने लगता है। सिर्फ इसे पता है कि कल रात क्या हुआ था। डोगा तस्वीर की शिनाख्त की सॉरी इसके द्वारा राघवन की शिनाख्त ज़रूरी है रामलाल। डोगा तस्वीर की शिनाख्त की चेष्टा में जुट गया। हर्ष, मैं डोगा हूँ। तुम जानते होगे कि मैं सिर्फ मुजरिमों को मारता हूँ। तुमने इस आदमी को देखा है? मुझे बताओ कि क्या यह आदमी राघवन तुम्हारी हत्या करने के इरादे से तुम्हारे पीछे भाग रहा था? डरो नहीं, यह आदमी मर चुका है। तुम्हें सिर्फ इसकी शिनाख्त करनी है और ये बताना है कि ये तुम्हारे पीछे किस उद्देश्य से भाग रहा था। तुमने और क्या देखा? वो डरा रहा, एकदम चुप। डोगा ने सहसा चाकू निकाल लिया। बताओ, चाकू लिए तुम्हारे पीछे भागा आता वो आदमी राघवन ही था ना? कुछ हासिल नहीं हुआ। तुम ठीक कह रहे थे रामलाल, ये बहुत डरा हुआ है। इसका दिमाग शायद अभी भी उसी खौफनाक मंजर पर रुका हुआ है। अभी ये कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं है। तुम इसके साथ कोई ज़बरदस्ती मत करना, मैं फिर आऊँगा। तुम्हारा ही घर है डोगा, जब मर्जी आ सकते हो। न जाने क्यों मुझे लगा कि हर्ष राघवन के कारण नहीं डरा हुआ। अगर वो राघवन के कारण डरा हुआ होता तो मेरे चाकू निकालने पर उसे मेरे अंदर राघवन की छवि दिखाई पड़ती और तब उसका डर चेहरे पर इस बात को और ज़्यादा रिएक्ट करता। वो मेरी किसी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा था।
उसका दिमाग पूरी तरह से उस मंजर पर रुका हुआ सा लगा मुझे, जिस कारण वो डरा हुआ हो सकता है। तो क्या छुरा लेकर उसके पीछे भागता राघवन उसके डर का कारण नहीं है? तो फिर वो स्तब्ध हो जाने की हालत तक क्यों डरा? क्या बचने के लिए भागते हर्ष को ये पता भी था कि राघवन छुरा लेकर उसका पीछा कर रहा है? शायद उसे मालूम नहीं था। शायद उससे पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने हर्ष को स्तब्ध व जड़ कर दिया था। डोगा की कुत्ता फौज का सिपाही। वुफ वुफ। अरे भूरा, तू, तेरी कूकू बता रही है कि तू कुछ कहना चाहता है। वुफ, कहाँ ले जाना चाहता है? वुफ वुफ। भूरा को ही मैं बेहोश हर्ष के साथ छोड़कर राघवन के पीछे गया था। ये मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? ये तो वापस उसी जगह पर जा रहा है जहाँ मैंने हर्ष को इसकी निगरानी में छोड़ा था, यानी शिवाजी गली के पास। तू मुझे यहाँ क्यों लाया है भूरा? वुफ वुफ। क्या उठा रहा है? क्या है वहाँ? वुफ। ये क्या दे रहा है? कोई अंगूठी? कैसी अंगूठी है ये? किसकी है? डोगा समझ रहा था भूरा की भाषा। वुफ। ये मुझे यहाँ पड़ी मिली थी, यहीं पर तो पकड़ा था मैंने डर से भागते हर्ष को। इसका मतलब उस वक्त ये अंगूठी हर्ष के हाथ में थी। ये रतन जड़ित अंगूठी हर्ष की नहीं हो सकती, इसका साइज बड़ा है। ये किसी वयस्क के हाथ की है, शायद राघवन की हो। छीना झपटी में किसी प्रकार हर्ष के हाथ लग गई हो, या फिर उस आदमी की जिसका डर हर्ष की आंखों में समाया है। यदि ये राघवन की है तो ठक्कर इसकी पहचान कर सकता था, मगर ठक्कर तो खुद गायब है। ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि ये रतन जड़ित अंगूठी किसकी है। ओह, चौकीदार इधर ही आ रहा है। वुफ कर भूरा, तू जा। और हाँ, थैंक यू। वुफ कूं, वेलकम डोगा। चौकीदार तो उस रात भी शिवाजी गली में था जब मैं अंदर ठक्कर के साथ लाश के पास था। मैंने बाहर उसकी सीटी और डंडे की आवाज़ सुनी थी। चौकीदार। कौन? पहचान लो। डोगा, रात का रक्षक, इंसाफ का चौकीदार। तो बताओ, तुम्हारी ड्यूटी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? शिवाजी गली के आरंभ से लेकर अंत तक डोगा। कल रात कोठी नंबर 13 में जिस राघवन की हत्या हुई थी, क्या तुम उसे पहचानते हो? बहुत अच्छी तरह से डोगा। चलते रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम एक मिनट के लिए भी ड्यूटी से चूक करो। ठीक है डोगा। इस अंगूठी को पहचानते हो? क्या ये राघवन की हो सकती है? पता नहीं डोगा। क्या कल तुमने उस कोठी के मालिक ठक्कर को गली से बाहर जाते हुए देखा था? नहीं डोगा। क्या पता वो तुम्हारी निगाह से बचकर निकल गया हो। ऐसा नहीं हो सकता, वो जंग बहादुर की निगाह से बचकर नहीं निकल सकते थे डोगा। जंग बहादुर कौन? वो इस गली के आरंभ में सिक्योरिटी गेट पर तैनात रहता है। आधी रात से पहले मैं वहाँ तैनात रहता हूँ और जंग बहादुर की ड्यूटी गली का चक्कर लगाने की होती है। उसके बाद हमारी ड्यूटियाँ बदल जाती हैं। यानी कल आधी रात के बाद जंग बहादुर गेट पर तैनात था। वो सामने है, बता देगा कि उसने ठक्कर साहब को गली से जाते देखा था या नहीं, क्योंकि गली के इस ओर से मैंने उस साहब को जाते नहीं देखा था डोगा। अरे डोगा, सलाम साहब। साहब नहीं जंगी, साहब तो आराम फरमा होते हैं। डोगा ही बोल। ये सबके लिए डोगा है, पूरी मुंबई का चौकीदार। जंग बहादुर से डोगा को कोई भी पॉजिटिव उत्तर नहीं मिला। डोगा को देखकर मुझे गर्व होता है कि मैं चौकीदार हूँ। अगर वो गया था तो सीधे रास्ते से क्यों नहीं गया? गली में चौकीदार उसे देख भी लेते तो उनसे उसे उस वक्त कोई नुकसान होने वाला नहीं था। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठक्कर अपनी कोठी से कहीं गया ही ना हो? लेकिन अगर ऐसा होता तो वो पुलिस वालों को ज़रूर मिलता। इंस्पेक्टर सूर्य खुद जांच कर रहा था। क्या पता कोई तहखाना हो। मुझे एक बार फिर कोठी के अंदर जाना होगा, बाहर पहरे पर तैनात पुलिस से बचकर। कोठी में जाने के लिए डोगा ने अपने चिर परिचित रास्ते को चुना। तहखाने वाली बात सच हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। डोगा ने मास्टर की से दरवाजे का लॉक खोला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूखा डोगा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।